हम्म, आज हम एक बढ़िया हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। पेपर में ये डेरिवेशन भी आ सकती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम करना हो या किसी भी एटम का रेडियस मालूम करना हो तो हम हाइड्रोजन का, हीलियम का, वैसे तो बाकी एटम्स का भी रेडियस मालूम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक जो आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा के मुताबिक जो जवाब आएगा वो हाइड्रोजन, हीलियम और इससे मिलते जुलते आइंस के लिए आएगा। फिलहाल सिर्फ हम हाइड्रोजन के लिए ये कर रहे हैं। Derive an expression for radius of hydrogen atom. Let us consider an atom with atomic number Z. एटॉमिक नंबर Z से मुराद ये है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। अगर एक प्रोटॉन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, Z की वैल्यू 1 होगी। एटॉमिक नंबर 2 होगा तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, Z की वैल्यू 2 होगी। तो जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मैंने एटॉमिक नंबर Z सपोज कर कि न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z की वैल्यू 1 से लेके किसी भी वैल्यू तक हो सकती है। जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं तो एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है Z। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, उस इलेक्ट्रॉन चार्ज E है, नेगेटिव चार्ज E, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है। ये फिगर आपको बिल्कुल ठीक पता हो तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज E है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस r है। न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze पॉजिटिव। ये जरा समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर E है, E नेगेटिव, तो न्यूक्लियस पे चार्ज Ze क्यों है? तो जरा बारीक बात है, गौर से सुनना है। अगर तो न्यूक्लियस में हो एक प्रोटॉन तो प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर E है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता तो न्यूक्लियस में भी चार्ज E होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता और न्यूक्लियस पे उतना ही पॉजिटिव होता। एक प्रोटॉन होता तो न्यूक्लियस में चार्ज एक E के बराबर। दो प्रोटॉन होते न्यूक्लियस में तो 2 E के बराबर चार्ज होता। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, E प्रोटॉन का चार्ज भी है, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने E सपोज किया तो प्रोटॉन पे भी चार्ज E होगा। अब अगर तो एक प्रोटॉन होता न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस पे भी चार्ज E होगा। अगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते तो न्यूक्लियस पे चार्ज 2E होता। 3 होते तो 3E होता। मैंने सपोज किया न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन Z है तो फिर न्यूक्लियस पे चार्ज होगा Ze। Z की वैल्यू अगर 1 लगा देंगे तो 1E आ जाएगा, फिर ये और ये बराबर हो जाएंगे। Z की वैल्यू 2 लगाएंगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज 2E होगा। तो Z जनरल फार्मूला बनाने के लिए तो फर्स्ट करेंगे न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है,
Z की वैल्यू जितनी मर्जी हम लगा लें, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 होगा, और अगर Z को 1 करेंगे तो न्यूक्लियस में चार्ज E आ जाएगा। तो ये फिगर जब डेरिवेशन करते हैं फिगर बनाए बगैर, ये सारी डेरिवेशन इस फिगर की बुनियाद पे है कि न्यूक्लियस पे चार्ज Z ही पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E नेगेटिव है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है, जिस सर्कल में वो मूव कर रहे हैं उसका रेडियस r है। ये सारी चीजें इस फिगर में दी गई हैं यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि जब कोई चीज दायरे में घुमाई जाती है तो उस पे एक फोर्स अमल कर रही होती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो चाहता है कि दायरे से सेंटर से दूर चला जाए, वेलोसिटी की वजह से ट्राइज टू मूव अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल। वेलोसिटी तो इस तरह है, तो दायरे में घूमती हुई चीज जो है उस पर एक फोर्स अमल करती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका फार्मूला होता है mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वेलोसिटी की वजह से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए रिवॉल्व कर रहा है, उस वेलोसिटी की वजह से वो सर्कल से दूर जाना चाहता है। अगर इसे सर्कल में रखना है, मूव करना है सर्कल में कॉन्स्टेंटली, तो इस पे एक फोर्स अमल करनी चाहिए जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मरकज माइल ऊपर, एक मरकज से दूर ले जाना चाह रही है, एक मरकज की तरफ खींचना चाहिए, फिर ये मूव करेगा। समझने के लिए एक मिसाल में, मसलन एक पत्थर को रस्सी से बांध के आप दायरे में घुमाएं तो वो अपनी वेलोसिटी की वजह से दूर जाना चाहता है, लेकिन आप रस्सी को पकड़ के रखते हैं, उसे सेंटर की तरफ खींचते हैं और रिवॉल्व करते हैं। अगर रस्सी टूट जाए या आपके हाथ से छूट जाए तो वो एक लम्हे के लिए भी दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि वो अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, दायरे से निकल जाएगा। आप ये आज करके बेशक देखें, किसी पत्थर को रस्सी से बांधे और दायरे में घुमाए और घुमाते घुमाते अचानक रस्सी छोड़ दे, जो ही आप छोड़ेंगे तो वो एक लम्हे भी दायरे में नहीं रहेगा, इट विल मूव अलोंग द टेंजेंट। वो वेलोसिटी की वजह से मरकज से दूर जाना चाहता है। आप रस्सी की मदद से उसे सेंटर की तरफ खींचते हैं, फिर वो दायरे में मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस की, ये भी दायरे से दूर जाना चाहते हैं, mvr Fc=mvr mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके साथ तो हमने कोई रस्सी नहीं बांधी हुई, आर उसका रेडियस है। आर ये नहीं कि आर को हमने ये रस्सी बांधी हुई, आर रेडियस की अलामत है, रस्सी नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोई रस्सी नहीं बांधी हुई, ये कैसे दायरे में घूम रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका फार्मूला है force of attraction between two opposite charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between their centers। ये कूलम्स लॉ कहलाता है। दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता फार्मूला है, मिलता जुलता है। ग्रेविटेशनल लॉ में क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is proportional to m/m²/r²। न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उनके मैसेज पे डिपेंड करती है। चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज डायरेक्टली
proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. F is proportional to Q1 Q2 over R square. Force of attraction between two opposite charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये general formula है. F is proportional to Q1 Q2 over R square. हमारे पास जो सिस्टम है, एटम है, उसमें एक चार्ज है Ze, न्यूक्लियस पे चार्ज, दूसरा चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हमने वैल्यू रखनी है, साइन लगाने की जरूरत है. एक चार्ज है Ze, दूसरा चार्ज है E और डिस्टेंस है इनके दरमियान R. इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस into charge of electron over R square. The F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Z square over R square. ये वैल्यू कहाँ से करेंगे? प्रोपोर्शनल को खत्म करके इक्वल का साइन लगाए तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है. अमूमन उस कांस्टेंट को आप K से जाहिर करते हैं, कभी-कभी C से जाहिर करते हैं. ये उस कांस्टेंट की वैल्यू है 1 over 4 pi epsilon naught. ये जो एप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन. इसे ई नहीं समझना, ये कैपिटल ई नहीं है, एप्सिलॉन है. सी बना देना, बीच में एक डैश लगा रहे, एप्सिलॉन. इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू फिक्स है वैक्यूम के लिए 8.84 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर. फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है, फिलहाल बाद में इसकी डिटेल आती रहेगी. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज किया तो ये कांस्टेंट बताया Z into E Z square over R square. ये कूलम्स लॉ के तहत इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है. ये रस्सी का काम कर रही है. ये इसे मरकज की तरफ खींच रही है. mp स्क्वायर ओवर r इसे मरकज से दूर ले जाना चाह रही है. अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो आपके ख्याल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है या सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है? अगर ये घूम रहा है तो इसीलिए घूम रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी तो ये मरकज से निकल जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये फोर्स और ये फोर्स. आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने का मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर है, इनको बराबर करें. b स्क्वायर को इधर रहने दें, r को इस तरफ ले जाएं, m को इधर ले आए. इधर ये डिनोमिनेटर में और दूसरी तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा. इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा. इसमें से जो चीजें कैंसिल हो सकती है एक r से कैंसिल कर. b square is equal to z square over 4 pi epsilon naught rm. ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन 4, ये बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़े गौर से सुनने वाली, बड़ी दिलचस्प बात है. इस इक्वेशन को जरा गौर से देखना है. v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है. r और v एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या मतलब?
अगर ऑर्बिट का रेडियस कम हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या मतलब है? पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होगा, पहले शेल का रेडियस कम होता है, वहां उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, तीसरे शेल में और कम। जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाती है। सारे ऑर्बिट्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं हो। ये कभी पेपर में आ गया ना, एमसीक्यू 99% पूरा बराबर होता है और 1% वो करते ही ठीक किसी का इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है। रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो पहले का रेडियस सबसे कम होगी, दूसरे में कम होगी, तीसरे में और कम। ये स्पेशल किताब में लिखा होगा, जब आप पढ़ने बैठे तो उस फिक्रे को जब हम आपको मिल जाए, अमूमन इसी डेरिवेशन के नीचे लिखा होगा, दिस इक्वेशन शोज दैट electron revolves with a greater velocity in an orbit of smaller radius. ये इक्वेशन हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रेडियस बढ़ने से कम हो जाती है। ये कहीं ना कहीं ये जो मेरे हाथ में इस वक्त बुक है उसमें ये इक्वेशन, ये फिक्रा दिया हुआ है पेज 127 पे, इक्वेशन नंबर 10 के बाद ये स्टेटमेंट दी हुई है। According to equation 10, the radius of a moving electron is inversely proportional to square of its velocity. यानी radius और velocity inversely proportional. It conveys that electron should move faster nearer to the nucleus in an orbit of smaller radius. ये स्पेशल उसमें ना हल्के नीले से रंग में ये फिगर लिखा होगा। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो वैसे सरेराह बात आ गई, ये आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। अब आपने यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ये v स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेते हैं? बहुत पोस्टुलेट आपने पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h over 2 pi। और एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था mvr = n h over 2 pi। इस b को इधर मैंने लिखा m और r को दूसरी तरफ ले जाए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, नीचे चले गए। b = n h over 2 pi। हमें तो v स्क्वायर चाहिए, तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें। v square is equal to m square h square 4 pi square m square r square। इन दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर ले, ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये आप इक्वेशन 4 में रख दें, यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखें, ये आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। ये ऐसे नहीं किया v स्क्वायर, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। रीअरेंज करने का मतलब है एक साइड से कोई चीज दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ से इस तरफ ले। क्यों करें? हम मालूम करना चाहते हैं रेडियस, और इस इक्वेशन नंबर 7 में, इस इक्वेशन नंबर 7 में रेडियस की अलामत है r। आपने इस इक्वेशन से
आर मालूम करना है, आर मालूम करना है, तो दोनों आर को एक तरफ कर लें, इस आर स्क्वायर को इधर से इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, ये वाला आर ऐसे ही रहने दीजिए, दोनों आर एक तरफ कर लेंगे, इस आर स्क्वायर को इधर ले गए, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर से, ये आर पहले ही है, तो अब इस सब कुछ दूसरी तरफ ले जाए, एन स्क्वायर एस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा, इसको उधर लेके जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, आर को मैंने इधर ही छोड़ दिया, ये सारी चीजें उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। आप इसको दो स्टेप में करना चाहें, तीन में करना चाहें, आपकी मर्जी, अगर दो में कर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सारी वैल्यू को इधर ले जाएं, इस सारी वैल्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर आर दोनों एक तरफ कर रहे और बाकी सब कुछ, तो इसे आप एक स्टेप में करें, दो में करें या चार में, आर एक तरफ कर लिया, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, एक आर को आर से काट दें, 4 को 4 से कैंसिल कर दें, एक पाई को एक पाई से काटें, ऊपर एक पाई है, नीचे पाई क्या है, एक कट जाएगी, एक एम को एम से काट दें, बाकी क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एक पाई बचेगी, याद रखें 90% स्टूडेंट जो पाई को काटते हैं ना, नीचे पाई स्क्वायर है, ऊपर पाई है, दोनों ही काट दें, याद रखें यहाँ एक पाई बचेगी, आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, अगर आपको पाई गलत काट दी और एक पाई आपने दो कर दी, तो सारी वेरिएशन गलत हो जाएगी, इसलिए ध्यान से ये कैंसलेशन करनी है, एक पाई को एक पाई से काटा है, एक पाई बच गई है, एक एम को एम से काटा है, ये एम बच गया, तो ये इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, रीअरेंज क्यों किया, तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर, रीअरेंज करने के लिए क्या किया, पहले दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर आर एक तरफ करके बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले लें, जो चीजें कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल करें, तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई आर जेड स्क्वायर, इस इक्वेशन 8 में ध्यान से सुनना है, एन और जेड, एन एटॉमिक नंबर है, शेल का नंबर, एटॉमिक नंबर, हर एटम का दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एन और जेड वेरिएबल है या कांस्टेंट्स है, ये मैंने सारी वेरिएबल का मतलब वो चीज है तो हर एटम के लिए दूसरे से मुख्तलिफ है, एन की वैल्यू शेल का नंबर, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर, हर एटम का दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसलिए वेरिएबल को अलग कर दिया, कांस्टेंट्स को अलग, एच फ्लक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन परमिटिविटी कांस्टेंट, पाई 3.143 22/7, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 9.1 into 10 raised to power minus 31, charge of electron constant 1.6022 into 10 raised to power minus 19 कूलम, ये सारे कांस्टेंट्स जुबानी याद होने चाहिए, h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to power minus 34, कल लिख पाई थी, एप्सिलॉन की वैल्यू आज लिखी 8.84 10 raised to power minus 12, पाई की वैल्यू 22/7 7.143, mass of electron 9.1 10 raised to power minus 31, charge of electron 1.602
-19 ये सब कांस्टेंट्स हैं, बेहतर है याद हों सारे। इन सब कांस्टेंट को इकट्ठा करके एक नया कांस्टेंट ए नॉट, इन सबको जोड़ के कांस्टेंट वैल्यू और ये फिक्स है, कितनी है 0.529 into 10⁻⁻10। ये आपको खुद भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फेडरल बोर्ड की किताबों में और फेडरल बोर्ड के पेपर में अमूमन न्यूमेरिकल दे देते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए नॉट। वो कैसे करेंगे, इन सब की वैल्यूज लगाएंगे तो ये जवाब आएगा। तो ये खुद से भी कैलकुलेट करना आपकी होगा, इससे ये जवाब कैसे आया, इन सब की वैल्यूज लगाएं, सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 0.529 into 10⁻⁻10 मीटर। इसकी यूनिट आएगी मीटर। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1, और इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में होता है Nv1 और Zv1। यहाँ इस इक्वेशन में n और z की वैल्यू लगाए, Nv1 Zv1, आंसर आएगा 0.529 into 10⁻⁻10 मीटर। ये रेडियस आ गया, किसका रेडियस है, ये फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। N1 लगाया, इसका मतलब पहले शेल का रेडियस। ये जो 10⁻⁻10 मीटर होता है ना, इसे एक एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कहते हैं, कैपिटल ए। 10⁻⁻10 मीटर को ए लिखते हैं, कैपिटल ए, एंगस्ट्रॉम यूनिट। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक ही चीज है, ये दोनों वैल्यूज एक चीज, ये मीटर में है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस है। अगर मुझे कोई कहे कि जी हाइड्रोजन एटम के दूसरे शेल का रेडियस स्टूडेंट से कहा गया ना हाइड्रोजन एटम के दूसरे शेल का रेडियस निकालने का, तो वो कहते हैं क्वेश्चन ही गलत है। हाइड्रोजन एटम में तो होता ही एक शेल है, तो दूसरे का रेडियस कैसे निकालना। तो याद रहे, बड़ी अहम बात है, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्प्टी शेल्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन एटम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे शेल मौजूद। हम अमूमन वो शेल शो करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होता है, इसलिए हम एक ही बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा भी आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें, वो पहले से जम करके दूसरे और दे, तीसरे और दे, चौथे। तो याद रखें कि हर एटम में इनफाइनाइट नंबर आता है। तो हाइड्रोजन एटम के दूसरे शेल का रेडियस निकालना हो तो Z तो 1 ही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी दूसरे शेल का रेडियस। ये आंसर आएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम यूनिट। n की वैल्यू 2, Z1 तीसरे का रेडियस, n की वैल्यू 3, Z1 ही रहेगा। ये 0.529 सारों में कांस्टेंट वैल्यू, सिर्फ n और z चेंज हो रहे हैं। ये तीसरे का रेडियस, चौथे का रेडियस, पांचवे का रेडियस। एक बड़ी दिलचस्प बात और आज की आखिरी बात, जरा देखिए गौर से, पहले का रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का 2.11, इसमें और इसमें तकरीबन 1.5 का फर्क है तकरीबन।
0.5 और 2.1 में तकरीबन 1.5। दूसरे और तीसरे का फर्क 2.11 और 4.7 तकरीबन 2.6 का फर्क है। ये फर्क ज्यादा है। तीसरे और चौथे में तकरीबन ये 4 है, 8 है, 4 का फर्क है। चौथे और पांचवे में तकरीबन 8, 5, 13, 5 का फर्क है। क्या देखा? तो पहले और दूसरे में फर्क थोड़ा है, दूसरे और तीसरे में फर्क ज्यादा है, तीसरे और चौथे में और ज्यादा है। It shows that R2 minus R1 is less than R3 minus R2. It is less than R4 minus R3. इससे क्या साबित होता है? पहले और दूसरे शेल में फासला कम, दूसरे और तीसरे शेल का दरमियानी फासला ज्यादा है, तीसरे और चौथे का फासला और ज्यादा, और चौथे और पांचवें का फासला और ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, दो कंसेक्यूटिव शेल्स में फासला बढ़ता जाता है। पहले और दूसरे का दरमियानी फासला थोड़ा है। कितना है? इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो, 1.5 का फर्क है, इसमें 2.5 का फर्क है, इसमें तकरीबन 4 का फर्क है, इसमें तकरीबन 5 का फर्क है। It shows that distance between consecutive shells increases. दो शेल्स का दरमियानी फासला बढ़ता है as we proceed away from nucleus. जो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, दो शेल्स का दरमियानी फासला बढ़ता जाएगा। पेपर में सिर्फ ये दे देते प्रूव दैट दिस वन। ये प्रूव करना हो तो शुरू यहाँ से करो, सारी डेरिवेशन करके साबित करेंगे। ये इतनी सी डेरिवेशन 4-5 नंबर की पेपर में पूछी जा सकती है। अभी डेरिवेशन जारी है, तकरीबन 25%, 75% अभी है। आज हमने इसकी मदद से रेडियस मालूम किया, तो पहले शेल का रेडियस कितना है, दूसरे का कितना है। इसी की मदद से हम पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एनर्जी निकालनी। फिर एक दिन हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे एंड सो ऑन। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो सूली तौर पे आज इस डेरिवेशन को एक दफा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें, फिर जुबानी लिखें। इसको रट्टा नहीं लग सकता, इसको आप खुद अपने दस्ते मुबारक से इसको डिराइव करेंगे, लिख के करेंगे। इसमें गलती होगी तो अगले 3-4 लेक्चर वो गलती चलती है, इसलिए कल इसी से दोबारा आगे कंटिन्यू करना है और वो समझ उसी वक्त आ सकेगी जब आपने ये डेरिवेशन की। कल ये करके ताकि इसी को आगे कल